हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 रिमझिम पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राग की रस्सी। बच्चों, ये कहानी तिब्बत के लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा वो होती है जो किसी क्षेत्र के लोग जनरेशन टू जनरेशन सुनाते आए हों। बच्चों, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो हिमालय का हिस्सा हैं। बच्चों, ये कहानी तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री के बारे में है और उनका नाम है लोनपुगार। क्या नाम है? लोनपोगार। ये रहा मंत्री का नाम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगब्सेन गाम्पो के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? राजा का क्या नाम था? सोनगब्सेन गाम्पो। ये है राजा का नाम, ठीक है। ये है मंत्री का नाम लोनपोगार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर यानी कि फेमस थे, प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी, किसी बात का उत्तर तुरंत सोच लेने की क्षमता। कोई उनके सामने टिक ना पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, मतलब सीधा साधा था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ क्या होता है? जौ भी एक तरह का अनाज होता है। जिस तरह से गेहूं, मक्का, बाजरे की रोटी बनती है, उसी तरह से जौ की भी रोटी बनती है। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने पूरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी बात उस लड़की को बता दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। लड़की ने क्या बोला? इतने दुखी क्यों हो? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। क्या किया? भेड़ों के बाल उतार दिए। भेड़ों के बाल से क्या मिलता है? स्वेटर बनते हैं। और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। क्या किया उसने? भेड़ों के बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए उससे मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे वापस घर भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम उसको सुना दी।
अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़के ने क्या बताया, मैं जौ के 100 बोरे लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। क्या किया? सींग काट लिए। सींग से भी तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव मतलब जीत की भावना से। विजयी भाव मतलब जीत की भावना से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। क्या कहा? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अभी राख की रस्सी कैसे बनेगी? राख तो पाउडर मटेरियल है, इससे रस्सी कैसे बनेगी? उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। मतलब लड़की के पास जाकर पिता का मैसेज पहुंचाया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। राख की रस्सी कैसे बन सकती है? लोनपोगार ने ऐसा सोचा और लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। कितनी हाथ लंबी? 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा। सिल क्या है? मसाला पीसने वाला पत्थर होता है जिस पर चटनी पीसते हैं, मसाला पीसते हैं। सिल पर रखा और क्या किया? जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। क्या हुआ? राख बच गई। जैसे आपके घर में अगरबत्ती जलती है ना, तो अगरबत्ती के आकार की राख बन जाती है ना, अगरबत्ती का आकार बन जाता है ना उस राख से। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गई, यानी कि हैरान रह गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार समझ गए थे कि ये लड़की समझदार है और उनका बेटा तो भोला भाला था, सीधा साधा था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उस लड़की के साथ उनके बेटे का अच्छी तरह से जीवन यापन हो जाएगा। इसलिए बिना वक्त गवाए लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। अब प्रश्नोत्तर। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वो किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? किन किन बातों को सोचकर परेशान होते थे? उनका बेटा काफी भोला भाला था, उसके अंदर चालाकी नहीं थी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, कहीं उनके बेटे का भोलापन उसकी जिंदगी खराब ना कर दे, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख बना के उसकी घर संपत्ति ना हड़प ले। ना जाने उनका बेटा पैसे कैसे कमाएगा और जीवन कैसे चलाएगा। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? क्या है? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? क्या उपाय करती? उत्तर में हम लिखेंगे, मैं उनकी जगह होती तो उसे दुनिया की हकीकत से परिचित कराती, अलग अलग किस्म के किस्से कहानियां सुनाती, लोगों की पहचान करना सिखाती, लोगों से सवाल जवाब करना सिखाती। अगला है, शहर की तरफ। क्या है? शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, यानी कि भेजा। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी समझ सके और पैसे कमाना सीख सके, वह होशियार बन सके और मुसीबतों का हल निकालना सीख पाए।
और अच्छे से उसका जीवन यापन हो सके। अगला है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? क्या है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर में हम लिखेंगे, मंत्री जी ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा क्योंकि उन्होंने सोचा शहर के लोग होशियार होते हैं और उनके साथ रहकर मंत्री जी का बेटा भी होशियारी और चालाकी सीख पाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ये आपको खुद से करना है। अगला प्रश्न है, जौ एक तरह का अनाज है। क्या है अगला प्रश्न? जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटियां बनाई जाती हैं, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। गेहूं और जौ यहाँ पर पहले से लिखा है, तो हम यहाँ पर चना लिख सकते हैं, बाजरा लिख सकते हैं और ज्वार लिख सकते हैं, रागी लिख सकते हैं। अगला है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। अनाज जो कि पूरी तरह से जाति का बोध कराता है। अनाज में सभी प्रकार के अनाज आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक है। लेकिन गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, मक्का ये उनके नाम हैं, इसलिए उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रिमझिम पाठ्यपुस्तक का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का नाम बताया गया है। और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पाठ्यपुस्तक किसी एक पाठ्यपुस्तक का नाम नहीं बताया, पाठ्यपुस्तक कोई भी पाठ्यपुस्तक हो सकती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। पहला है लेह, एक जगह का नाम है। धातु, धातु कौन कौन सी होती हैं? तांबा, पीतल, लोहा। यहाँ पर धातु का नाम नहीं बताया गया है, जाति का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। शेरवानी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन, भोजन का नाम नहीं बताया गया है, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। तांबा, यहाँ पर धातु का नाम बता दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिचड़ी, ये भी भोजन का नाम बता दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, यहाँ किसी भी शहर का नाम नहीं बताया गया है, तो जातिवाचक संज्ञा है। वेशभूषा, यहाँ पर किसी भी वेशभूषा का नाम नहीं बताया, कहाँ की वेशभूषा ये भी नहीं बताया है, तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। ठीक है। धातु में पहले में हम क्या लिखेंगे? धातु क्या क्या होता है? सोना, लोहा, तांबा, पीतल। ठीक है। उसके बाद में क्या आया? भोजन। भोजन में दाल, रोटी, चावल, इस तरह से लिख सकते हैं। और शहर, शहर में क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस तरह से लिख सकते हैं। वेशभूषा, धोती, कुर्ता, साड़ी, फ्रॉक, कमीज। ठीक है। उसके बाद में तुम शेर, मैं सभा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा।
ये क्लास एक्टिविटी है, आपको खुद से करनी है। उसके बाद में मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मंत्री के बेटे ने लड़की को अपनी समस्या बताकर लड़की से मदद ली थी। उसमें मंत्री के बेटे की सूझबूझ नहीं थी। अगला प्रश्न है, सींग और जौ। पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए। क्या हुआ? पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। भेड़ों के बाल से क्या बनाया जाता है? ऊन बनाई जाती है, तो ऊन बनाई होगी, जैसे कि स्वेटर, शॉल, गर्म कपड़े बनते हैं। और भेड़ों के सींग से क्या बनता है? सजावटी सामान बनता है, तो सजावट का सामान बनाया होगा। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनको किस और तरीके से कह सकते हैं? जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसको कैसे बोलेंगे दूसरी तरह से? शांति से जीवन चल रहा था, या फिर सुकून से जीवन यापन हो रहा था, या जिंदगी आराम से कट रही थी, इस तरह से कह सकते हैं। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। क्या है? होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। इसको किसी दूसरे तरह से कैसे कहेंगे? वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इसको दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? मैं इसका उपाय बताती हूँ, या मैं इस समस्या का समाधान बताती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। क्या लिखा है? उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? उनकी अपनी चालाकी काम ना आई। उसके बाद में अगला क्या है? लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियार क्या होता है? होशियार शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में होता है, जिसका मतलब है बुरे समय में कैसे हम काम कर सकते हैं अपनी बुद्धि से। और चालाक वो होता है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपना काम निकलवाने के लिए करता हो। भोला शब्द क्या है? भोला सीधा साधा होता है, मन का अच्छा इंसान जो हमेशा अच्छे काम करता है। और बुद्धू कौन होता है? मूर्ख या बेवकूफ, जिसे अच्छे बुरे की पहचान ना हो, वह बुद्धू होता है। अगला है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? लड़की को बुद्धिमान कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोनपोगार के बेटे की परेशानी हल कर दी थी। इसी के साथ अब आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।